नमस्कार। चुनाव आ चुका है और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इलेक्शन कमीशन की तैयारी ने सब कुछ साफ कर दिया। बड़ा सवाल यह उठता है कि इस चुनाव के बीच में प्रशांत किशोर जिनकी पार्टी धमाकेदार एंट्री की है वो किसका नुकसान कर रही है, यह बड़ा सवाल है। बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हैं कि चुनाव में नुकसान प्रशांत किशोर एनडीए का कर रहे हैं। हमारी टीवी 9 की टीम ने फिर से उनका इंटरव्यू किया है और बहुत तरह के सवाल पूछे हैं। उनका कहना है कि प्रशांत किशोर और जन स्वराज से सबको दिक्कत है, जेडीयू को भी परेशानी हो रही है, बीजेपी को भी हो रही है, आरजेडी को भी हो रही है। पर क्या अगर एनडीए को हो रही है, बीजेपी जेडीयू को हो रही है, तो क्या प्रशांत किशोर एनडीए की सरकार बनने नहीं देंगे? वो कहते हैं मैं आऊंगा तो धूम धड़ाके के साथ आऊंगा। धूम धड़ाके का मतलब क्या है कि प्रशांत किशोर वाकई ये दावा कर रहे हैं कि उनकी सरकार बनने जा रही है, और सरकार बनने जा रही है तो किस आधार पर बनने जा रही है, या ये सिर्फ चुनावी बातें हैं? दरअसल ज्यादा से ज्यादा नुकसान प्रशांत किशोर एनडीए का कर रहे हैं। तो क्या प्रशांत किशोर एनडीए की सरकार बनने नहीं दे रहे हैं? यह हम आपको बताएंगे कि दरअसल प्रशांत किशोर किस तरीके से एनडीए को नुकसान पहुंचा रहे हैं और एनडीए उसका जवाब क्या ढूंढ लिए। एनडीए को क्यों लगता है कि हमारी सरकार बनने जा रही है? मैं आपको बता सकता हूं कि एनडीए के कई नेताओं से हमने बात की। उन्होंने इस बात को माना कि हां, हमारे कई नेताओं के चेहरे को कलंकित करने का, दागदार बनाने का प्रयास किया गया है। प्रशांत किशोर से नुकसान हुआ है, लेकिन उनका यह कहना है कि हमने बड़ी लकीरें खींच दी है। और बड़ी लकीरें वो किसको मान रहे हैं? उनको क्यों लगता है कि एनडीए की सरकार बन जाएगी, जनता फिर से एनडीए पर विश्वास जताएगी? प्रशांत किशोर सरकार तो नहीं बना सकते, हां, एनडीए को नुकसान पहुंचा करके वो आरजेडी का भला कर सकते हैं, और आरजेडी की सरकार कोई नहीं चाहेगी, मतलब ज्यादातर लोग नहीं चाहेंगे। और एनडीए का जो कार्यक्रम है, जो डेवलपमेंट के काम है, जो नीतीश कुमार ने ऐन वक्त पे तिजोरी खोला है, उस सब का फायदा एनडीए को मिलने जा रहा है और हमारी सरकार कंफर्टेबली बनने जा रही है। क्या कुछ होने जा रहा है यह हम आपको बताएंगे, लेकिन चलिए आपको सुनवाते हैं प्रशांत किशोर क्या कह रहे हैं। हम आपको सुनवाते हैं कि किस तरीके से आज मेट्रो का उद्घाटन किया गया, और हमारे प्रोग्राम में जीवेश मिश्रा ने पहले ही कह दिया था कि मेट्रो का उद्घाटन हर हाल में होके रहेगा। गंभीर सवाल उठता है कि पूरी तैयारी के साथ एनडीए भी कूद रही है। कहां समीकरण बिठाना है, कहां पवन सिंह और मैथिली ठाकुर को उतारना है, कहां फ्री बीज दे करके प्रशांत किशोर द्वारा किए गए अटैक को मिनिमाइज कर देना है, और कहां प्रशांत किशोर पे सीधा हमला करके उनको आरजेडी का एजेंट करार देना है, और किस तरीके से एनडीए तमाम मुद्दों को एग्जीक्यूट करने में अब जुट गई है। प्लानिंग अंदर क्या चल रहा है ये हम आपको बताने जा रहे हैं, और भी बहुत सारा कुछ बताएंगे। लेकिन आइए पहले आपको सुनाते हैं पीके कह क्या रहे हैं, उसके बाद हम शुरू करेंगे चर्चा। डेफिनेटली आप ये क्लेम करेंगे कि इससे आपको फायदा हो सकता है, लेकिन नुकसान एनडीए को होगा। तो फिर फायदा क्या जनता का हो रहा है? आरजेडी को नहीं होगा? जनता को हो रहा है। आरजेडी को भी क्यों होगा। क्यों क्यों फायदा होगा आरजेडी को? भाई, लोग पहले से जानते हैं इस राज्य की सबसे भ्रष्ट पार्टी, सबसे अपराधी पार्टी है राजद। वो किसी भी हालत में राजद को वोट नहीं देंगे। आपको जो तो आप ये कांस्टेंट मान के चल रहे हैं कि राजद को तो वोट मिलेगा ही नहीं? कैसे मिलेगा बताइए? मैं आपसे पूछ रहा हूं। नहीं, हमको कांस्टेंट मानने की क्या जरूरत है? पीछे का इतिहास आपने अभी बोला ये। अरे आप तो आंकड़े देख कर आए हैं। 2005 के बाद से राजद को इन करीब 65% बिहार की जनता ने ना वोट दिया है ना आगे देगी। क्योंकि जिस जंगल राज की आप लोग बात करते हैं, जिस पर आप आर्टिकल लिखते हैं, विवेचना करते हैं, चर्चा कराते हैं, उस जंगल राज को जिन 2 पीढ़ियों ने बिहार के भोगा है, वो किसी भी हालत में राजद के साथ नहीं जा सकते हैं। इसलिए भी नहीं जा सकते हैं कि राजद का चाल चरित्र चेहरा बदला भी नहीं। जैसे पहले वो लोग थे वैसे आज भी हैं। राजद ने अपने आप को रिफॉर्म नहीं किया, कुछ राजद में बदला नहीं, तो उसके साथ जाएगा नहीं। तो अगर एनडीए का वोट कट रहा है तो नुकसान सीधा सीधा उनको होगा, फायदा जनसुराज को होगा। 30 साल में पहली बार चुनाव से पहले सरकार ने अपनी तिजोरी खोल दी लोगों के लिए। जिन वृद्धों का पेंशन 20 वर्ष में 400 से बढ़कर 410 नहीं हुआ, आज उन वृद्धों को, विकलांगों को, दिव्यांगों को, विधवाओं को सीधे 1100 रुपया मिलने लगा।
जिस आंगनवाड़ी वर्कर को, जिस आशा सेविका को, जिस रसोईया को इस सरकार ने यहाँ डाक बंगला चौराहे पर दौड़ा दौड़ा कर पिटवाया, आज उनका मानदेय बढ़ा रहे हैं, उनको हाथ जोड़ रहे हैं, भैया हमको वोट दे दो। इलेक्ट्रिसिटी मुफ्त हो गई। युवाओं को 1000 रुपया देने की बात नीतीश जी ने 2015 में कही थी, आज दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्यों दे रहे हैं आप बताइए। तो ये आपका खौफ है? मेरा खौफ नहीं है, ये इस बात का खौफ है कि जनता के पास एक और विकल्प है। तो ये आपने सुना, प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि जनता को एक और विकल्प मिल गया, और जनता का एक और विकल्प क्या है? प्रशांत किशोर हैं, उनकी पार्टी जनसुराज है। गंभीर सवाल ये उठता है कि प्रशांत किशोर जिस तरीके से ये दावा कर रहे हैं कि एक और विकल्प जनता को मिल गया है, तो क्या जनता वाकई उनको सिर आंखों पे बिठाने जा रही है? अगर आप पॉलिटिक्स में लोगों से बात करें तो लोग इस तरीके से कहते हैं कि देखिए, चुनाव से पहले हर पार्टी कहती है हम जीतने जा रहे हैं, और प्रशांत किशोर भी वही बात कर रहे हैं। पर प्रशांत किशोर ने असली डैमेज एनडीए को पहुंचाया है। एनडीए के नेताओं से आप बात करिए, जमीनी हकीकत टटोलने का प्रयास करिए, तो वो कहते हैं हाँ, प्रशांत किशोर किसके इशारे पर काम कर रहे हैं अब सबको पता चल चुका है। वो आरजेडी की बी टीम है, लेकिन एनडीए को जो नुकसान उन्होंने पहुंचाने का प्रयास किया है, उसकी भरपाई हम लोगों ने कर ली है। हम लोगों ने इतना कुछ जनता के बीच में बांट दिया है कि जनता को दिख रहा है कि हमारा असली रहनुमा कौन है। वो कहते थे नौकरी नहीं दे रहे हैं, हमने इतनी नौकरी दे दी, आंकड़ों में बता देते हैं। वो कहते थे हम पैसे नहीं दे रहे हैं, हमने जीविका दीदी को इतना पैसा दे दिया कि अब सब जग जाहिर है। वो कहते थे महिलाओं को हम ये देंगे, हमने महिलाओं को इतना कुछ दे दिया, अब वो आंकड़ों में पता है। गंभीर सवाल ये है कि पीके उधर अटैक कर रहे हैं बीजेपी और जेडीयू इधर तिजोरी खोल रही है, तो क्या तिजोरी खोलने के बावजूद एनडीए को नुकसान होने जा रहा है? और एनडीए को नुकसान होने की वजह पीके का आक्रमण है। दरअसल क्या है, अंदर खाने क्या चल रहा है, कैसे पूरा डायनामिक्स बदल रहा है, और एनडीए लगातार उसको भरपाई का क्या प्रयास कर रही है, जमीन पर चल क्या रहा है। हम कई सीटों की चर्चा भी आपके साथ करेंगे कि किस तरीके से लखीसराय में विजय सिन्हा कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, उनको लग रहा है हम तो जीत रहे हैं, और जीतने की वजह क्या है। यहां तक कि जिन लाभार्थियों को लाभ पहुंचाया गया है, वहां तक बीजेपी के कार्यकर्ता भी पहुंच रहे हैं और कह रहे हैं कि ये हमारे नेता की वजह से आपको ये लाभ पहुंचा है। तो वो इंश्योर कर रहे हैं कि इतने लाभार्थी हैं और उनका वोट मिल जाएगा। बात यही नहीं थम रही। आप समझ लीजिए लखीसराय, बढ़ैया, इन सब जगहों पर जिन ट्रेनों को रोकने की मांग की गई है, रेल मंत्रालय फटाफट रेल वहां पर रेल का स्टॉपेज दे रहा है। मैं एक ऐसे सीट की बात कर रहा हूं जो डिप्टी सीएम का सीट है, और वहां पर किस तरीके से चुनाव जीतने की तैयारी चल रही है, उसका मैं उदाहरण आपके साथ पेश कर रहा हूं। तो क्या एनडीए को लग रहा है कि अभी तिजोरी खोल दो और पीके के आरोप का कोई गहरा असर नहीं पड़ेगा? इन तमाम बातों की चर्चा करने हम चल रहे हैं अपने मेहमान के पास जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके पास हम आपको सीधे लिए चलते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं विवेक कुमार, प्रवक्ता जनसुराज हैं। विवेक, आपका बहुत स्वागत है, आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं खालिम अमीन, प्रवक्ता कांग्रेस। अमीन साहब, आपका बहुत स्वागत है, आप टीवी 9 के प्लेटफॉर्म पर आए। और साथ ही हमारे साथ अरुण यादव, प्रवक्ता आरजेडी, जुड़े हैं। अरुण जी, आपका बहुत स्वागत है, आप टीवी 9 के प्लेटफॉर्म पर आए हैं। और राहुल आनंद, प्रवक्ता बीजेपी हैं, आपका भी बहुत स्वागत है, आप हमारे साथ जुड़े हैं। मैं सबसे पहले विवेक कुमार के पास जाना चाहूंगा। आपको लेकर के चर्चा तो बिहार में चल रही है, यह सच बात है, कई बार बोल चुका हूं, ना एमपी एक, ना एमएलए एक एमएलसी सुना है जो आपकी पार्टी का है, और उसके बावजूद चर्चा में आप हैं। तो विपक्ष की बड़ी भूमिका आप अदा कर रहे हैं, वो सच बात है, लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि आप विपक्ष की भूमिका अदा करने के चक्कर में रास्ते से भटक गए हैं। आप नेता कम और एक्टिविस्ट ज्यादा दिखाई पड़ रहे हैं, और जिस तरीके से आप अपनी जगह बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लोगों को अब नेगेटिविटी नजर आने लगा। आप सबको ब्लैक पेंट कर रहे हैं, और दूसरी तरफ
एनडीए तिजोरी खोल रही है। आपको लग रहा है कि अब आप लाख आरोप लगा दीजिए, एनडीए ने आज मेट्रो का उद्घाटन कर दिया, एनडीए ने ऐसा तिजोरी खोल दिया कि अब एनडीए कॉन्फिडेंट हो गई है कि हर हाल में हमारी सरकार बनने जा रही है। कैसे देख रहे हैं विवेक जी? नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे ख्याल से आपने जो सवाल पूछा कि एनडीए का नुकसान कर रहे हैं कि राजद का नुकसान कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर किसी का नुकसान नहीं करने आए हैं, जनता का फायदा कराने आए हैं। और पंकज जी, राजनीति की भी जो असली परिभाषा है कि ऐसी नीति बने कि समाज के साथ आप मिलकर ऐसा काम करें जिससे समाज का कुछ भला हो। मेरे यादाश्त में तो नहीं है, अगर आपके यादाश्त में है तो बता दीजिए। पिछले 40 साल में जिस बिहार में एक कुंजिका होती थी चुनाव की कि चुनाव के 1 महीना पहले आकर जाति धर्म की बात करो और वोट ले जाओ, उससे बात नहीं बने तो मुर्गा भात खिलाओ, उससे बात नहीं मिले तो दारू पिलाकर वोट ले लो। पहली बार 40-45 साल में जनता के लिए तिजोरियां खुल रही हैं, तो जनता का फायदा हो रहा है। 400 रुपया से लेकर 410 रुपया नहीं किया गया जिस पेंशन को, उसको आज 1100 किया जा रहा है। जो 2015 में नीतीश जी ने कहा था उस वादा को आज 10 साल बाद निभा रहे हैं। 94 लाख परिवार को 2 लाख देने की बात हुई थी, आज 10,000 दे रहे हैं। और मैं आपको यह बता दूं, और आपके चैनल के माध्यम से, जनता बेवकूफ नहीं है। हम लोग तो जाकर सभा में कह रहे हैं कि नेता आएगा बेवकूफ बनाने, आपका लूटा हुआ पैसा का 1% आपको देगा, पॉकेट में रख लेना है, पॉकेट में रख लेना है। लेकिन वोट इस बार अपने बच्चों के लिए देना है, रोजगार के लिए देना है। इन्होंने जो हमारे और आपके बच्चों को बाहर पलायन करवा दिया है उसके खिलाफ देना है, भ्रष्टाचार के खिलाफ देना है। तो ये बात जनता को समझ में आ रही है। और जाते जाते पंकज जी एक बात आप बता दीजिए कि आपको मैं सालों भर खाना नहीं खिलाऊं और साल के अंत में एक दिन 31 दिसंबर को आकर खाना दे दूं, तो आप मेरे दुश्मन होइएगा कि दोस्त बनिएगा? जनता को यह बात समझ में नहीं आ रही है कि भाई चुनाव के 1 महीना पहले जो काम आपको 10 साल 20 साल करना था, वो चुनाव के आप 1 दिन पहले आकर 1 महीना पहले आकर कर रहे हैं। तो जनता जो आपको राजा बनाती है वो आपको नीचे धरती पर उतारने की भी क्षमता रखती है। जो लोकतंत्र की यही ताकत है कि भाई हर 5 साल में अगर आपने अच्छा काम किया तो आपको जगह देगी, अच्छा काम नहीं किया तो उतार कर फेंक देगी। इस बार एनडीए का जाना लगभग तय है। और ये जनसुराज और प्रशांत किशोर की ताकत नहीं है पंकज जी, ये लोकतंत्र की ताकत है कि जब भी लोकतंत्र में बेहतर विकल्प मिला है तो जनता उसको चुनती है। और ये कॉमन सेंस है। अब आप बोल रहे हैं कि भैया आपके सरकार आएगी कि नहीं आएगी, मैं कह रहा हूं इस सब बात को छोड़ दीजिए। कॉमन सेंस देखिए आप कि अगर आप मेरे घर कभी आए और मैंने आपको खाना खिलाया तो आप कहते हैं भाई वो वाली बात नहीं है जो पहले वाली बात थी। जनता और इंसान की प्रवृत्ति है कि एक बार आपने अच्छा कुछ खा लिया तो हमेशा आप उससे बेहतर खाते हैं। जनता ने जंगल राज देख लिया, जंगल राज को नकार दिया। नीतीश बाबू उसके बाद आए, नीतीश बाबू ने 5 साल पहले अच्छा काम किया, जनता ने उनका समर्थन किया। पिछले 15 साल से नीतीश बाबू ने बिहार को जंगल राज 2 दिखा दिया, अधिकारी राज 2 दिखा दिया। और आप एक तरह से कह सकते हैं कि बिहार को गरीबी के उस दलदल में ढकेल दिया जहां वो पहले भी नहीं थी। तो अब उसको बेहतर विकल्प दिख रहा है तो जनता आंख बंद करके विकल्प को चुनेगी। इसमें कोई सवाल ही नहीं है। आंख बंद करके जनता विकल्प चुनेगी। चलिए, ये बात आप कह रहे हैं जनता विकल्प चुनेगी, ये बात आप कह रहे हैं जनता विकल्प चुनेगी। विकल्प के तौर पर किसको चुनेगी? अरुण यादव जी तो मान चुके हैं कि भाई विकल्प के तौर पर तेजस्वी यादव को चुनेगी। अब अरुण यादव जी उसमें कौन से मंत्री बनेंगे ये तो अब वही बताएंगे, लेकिन ये मान चुके हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन रहे। पर अरुण यादव जी ये बताइए, 10,000 लेना है तो जीविका दीदी समूह से जुड़ना होगा। और अगर आप देखें तो 21 लाख महिलाओं के खाते में सोमवार को 10,000 रुपए की दर से 2100 करोड़ ट्रांसफर कर दिया गया। 26 सितंबर को मोदी और नीतीश ने 75 लाख और 3 अक्टूबर को नीतीश ने 25 लाख औरतों को एडवांस भेजा था। और तीसरे चरण में आज 21 लाख औरतों को पैसा मिला है। अगर कुल मिलाकर के देखा जाए तो 1 करोड़ 21 लाख महिलाओं को एडवांस मिला है। तो बड़ा सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से पैसे का बंटवारा हो रहा है, तिजोरी खुल रहा है। आपने भी तो माई बहन योजना के तहत
2500 रुपए देने की घोषणा की है कि मेरी सरकार आएगी तो हम ये करेंगे। आप घोषणा करते हैं उससे पहले ही ये कर जाते हैं। आप भले ही कह दें कि ये इनका तो अपना कोई आइडिया नहीं है, ये हमारा चुरा लेते हैं, पर आपसे पहले एग्जीक्यूट तो कर देते हैं क्योंकि वो सत्ता में है। तो आपको नहीं लगता आप घोषणा कर रहे हैं, आपकी सरकार बनेगी तब आप करिएगा, और ये पहले ही कर दे रहे हैं। यानी एक तरफ पीके का आक्रमण, दूसरी तरफ आपकी योजना, सबको एनडीए मिनिमाइज करने का एक तरीका ढूंढ ली है। और इसलिए एनडीए के नेताओं से बात करिए तो वो कहते हैं हमारी सरकार बनना तय है, जिसको जो है बोलने दीजिए, सरकार हमारी बन रही है। क्या कहेंगे आप? देखिए पंकज जी, यह तो स्पष्ट है और आप लोग भी इस बात पर मुहर लगाते हैं कि तेजस्वी यादव जी ने जो लकीर खींचा, आज उसी लकीर पर नीतीश भाजपा चलने को मजबूर है। नहीं, हम इस पे मोहर नहीं लगाते हैं अरुण जी, हमारे मुंह में ये शब्द मत डालिए, हम इस पे मोहर नहीं लगाते हैं, हम आपकी बात को दोहराते हैं। नहीं अच्छा, एक ठीक है, मान लीजिए, ये तो बिहार की जनता, अब देखिए ना, आप तो देख रहे हैं ना इस सरकार को 2 दशक से। जब हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने घोषणा किया कि हमारी सरकार बनेगी तो माई बहन मान योजना के तहत हम 2500 रुपया देंगे। जब हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत जो अभी 400 रुपया मिलता है उसे बढ़ाकर हम 1500 रुपया देंगे। नहीं, तो प्रशांत किशोर तो कहते हैं, प्रशांत किशोर तो कहते हैं हमको जो आज करना, जो आज कल दिलाना होता है उसकी आवाज आज उठाते हैं, कल मिल जाता है। अब तो लोग कहने लगे कि जो भी योजना कार्यान्वित करना हो, सड़क पे उतारना हो, प्रशांत किशोर से आवाज उठवा दो, अगले दिन हो जाएगा। ये प्रशांत किशोर मेरे साथ इंटरव्यू में कह रहे थे। अरे और कौन क्या कहता है वो उस बात को छोड़िए ना, जो मैं कह रहा हूं, जो बिहार के नेता प्रतिपक्ष ने आवाज उठाई, सब पब्लिक डोमेन में, कहने की क्या बात है। जब हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने कहा हमारी सरकार बनेगी तो हम 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने का काम करेंगे। जब हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने कहा हमारी सरकार बनेगी तो डोमिसाइल नीति लागू करेंगे। उसके बाद ना इनका नींद खुला और हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी के विजन को, सोच को, रोड मैप को, योजना का कॉपी करके विवेक जी हाथ उठा रहे हैं। सुनिए ना, एक मिनट पंकज जी, इसलिए बिहार की जनता जो है ना बहुत समझदार है, सारी चीज को समझती है। ये ना समझे कोई भी राजनीतिक दल कि हम ही सबसे अधिक होशियार हैं। नहीं, आपको याद होगा, चलिए आप तमाम राजनीतिक दल चुनाव से पहले जनता को होशियार तो कहते हैं ना, ये यही लोकतंत्र की ताकत है। एक मिनट पंकज भाई, आप तो अच्छी तरह जानते हैं 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में तो प्रशांत किशोर का राजनीतिक रूप से जन्म भी नहीं हुआ था। आपने देखा होगा बिहार के अंदर पहली बार तेजस्वी यादव जी ने मुद्दे की राजनीति शुरू की। पढ़ाई लिखाई, दवाई, सिंचाई, कमाई, सुनवाई। चलिए ठीक है, आ रहे हैं, अभी बहुत समय अरुण यादव जी आ रहे हैं, आपके तमाम दो साथी भी बैठे हुए हैं, विवेक जी आवाज उठा रहे हैं, विवेक जी हाथ उठा रहे हैं। विवेक जी मैं आ रहा हूं, पहले एक चीज मैं करेक्ट कर लूं, हमारे साथ डॉक्टर खालिद अमीन प्रवक्ता कांग्रेस जुड़े हैं, माफ करिएगा मैं आपका गलत नाम प्रोनाउंस किया था, इसलिए मैं माफी चाहूंगा। जो हमारे पास जानकारी आई उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया। मैं खालिद साहब आपके पास आ रहा हूं, विवेक जी कुछ कहना चाह रहे हैं और सबका जवाब राहुल आनंद जी से लूंगा। विवेक जी क्या कहना चाह रहे हैं? पंकज जी, इसके बाद आप मेरा पूरा समय आरजेडी के जो प्रवक्ता है उनको दे दीजिएगा। इस 3 सवाल का अगर एक का भी वो जवाब दे दें तो मैं उनको साष्टांग प्रणाम कर लूंगा। इनसे पहला सवाल पूछिए कि डोमिसाइल नीति के जो चंद्रशेखर यादव जी 2020 में लगाए थे किस पार्टी से हैं? इनकी पार्टी ने कहा था कि बिहार में, तो चंद्रशेखर जी ने कहा था कि बिहार में अच्छे गणित और साइंस के टीचर कहाँ हैं? बिहार के युवाओं के लिए एक तरीके का ये बेइज्जती है। दूसरा सवाल इनसे पूछिए
कि अगर इनके कहने से अगर बढ़ गया है 400 से 1100, तो ये 3 साल ये उप मुख्यमंत्री थे तब क्यों नहीं बढ़ा दिए? और तीसरा सवाल इनसे पूछिए कि 2,500 जो माई बहन योजना में ये दे रहे हैं, अगर ये 6 करोड़ महिलाओं को देंगे तो बिहार का बजट क्या है और टोटल कॉस्ट कितना आएगा? इनको कैलकुलेटर दे दीजिए। मेरा भी समय पूरा डिबेट में इनको दे दीजिए। 3 सवाल का एक सवाल ये जवाब भटकाएंगे नहीं कि कौन जाति है, तो पांडे हैं, तो फलाना है, तो ढिमकाना है। इस 3 सवाल का क्रमबद्ध ये जवाब दे दें, इनको हम साष्टांग प्रणाम कर लेंगे आपके चैनल पे। चलिए जवाब ले लेंगे डॉक्टर खालिद अमीन। जो ये एनडीए कर रही है वो जनस्वराज के दबाव में कर रही है, और एनडीए जो तिजोरी खोल दी है, आपको लग रहा है कि आपके भी जो आइडियाज हैं उसको एनडीए चुरा ले रही है और इसलिए एनडीए कॉन्फिडेंट है कि उसकी सरकार बनने जा रही है? बहुत अच्छा सवाल है आपका। ऐसा है कि एनडीए तिजोरी इसलिए खोल रही है कि 20 साल में जो उसने करप्शन का आखिरी स्टेज पहुंचा दिया है, 20 साल में जो काम नहीं करना था उसको अभी याद आ रहा है। अब कल हो सकता है आज ही इलेक्शन का घोषणा हो जाए, उसके बाद भी उसको अभी याद आ रहा है कि अरे ये काम मुझे करना था, जनता बार बार कह रही थी वो काम मुझे करना था। पेंशन 400 रुपया अभी पिछले महीने तक दे रहे थे वृद्धा, और उसके बाद 1100 किया। अगर ईमानदार होते तो बाकी 19-20 साल का वो एरियर भी दे देते, तब लोगों को लगता कि हाँ ये ईमानदार है। इन्होंने सिर्फ ये देखा कि अब हम तो जा ही रहे हैं, लाओ ये जो भी है हम कर करके एक लास्ट चांस देखें। लेकिन मुझे कुछ और समझ में आ रहा है। जो अभी आप बात कर रहे थे जन स्वराज एनडीए, तो प्रशांत किशोर जी एनडीए की अलग अलग पार्टियों से होते हुए आए हैं, उनकी सारी अच्छाई और बुराई और कमजोरी सब है। लेकिन जनता का मुद्दा अभी क्या है? जनता का मुद्दा है आज के डेट में वोट चोरी। आज भी अभी भी लाखों लाख वोट काट दिए गए हैं। जहां सरकार के बनने और नहीं बनने में पिछले बार 12,000 वोटों का अंतर था, वहां 64-65 लाख वोट या 69 लाख वोट काट देना बहुत बड़ा मुद्दा है। तो उसको डिविएट कैसे किया जाए? तो इसने पगड़ी बांधा कि नहीं बांधा, इसने नाम बदला कि नहीं बांधा, ये कि इसने मर्डर किया कि नहीं किया। अरे भाई, तो तब कहां थे जब वो तुम्हारे साथ बगल में बैठ रहे थे? तब बताते कि इसने मर्डर किया है। ये आज का तो मामला नहीं है। ये सिर्फ जनता के मुद्दों से भटकाने के लिए अडानी को 10-20 एकड़ जमीन 1 रुपए पे दे दी गई 25 साल के लिए लीज पे। अब आप बताइए कि 1 कट्ठा जमीन बिहार के किसी सुदूर इलाके में भी खरीदने जाइएगा तो मिनिमम कितना पैसा लगेगा? और 1 एकड़ में 27 कट्ठा जमीन होता है। 10-20 एकड़ में कितना जमीन और कितने पैसे का लूट। अडानी को जमीन तो राजस्थान में आपकी सरकार भी देती रही है। अडानी को जमीन तो राजस्थान में आपकी सरकार भी देती रही है, बंगाल की सरकार भी देती रही है। हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं खालिद साहब, इज्जत के साथ, पूरे सम्मान के साथ आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। नहीं, आप मेरी बात तो सुन लीजिए खालिद साहब, जवाब आप दीजिएगा। मेरी बात तो सुन लीजिए प्लीज। उसमें बोलना शुरू करता हूं तो आप बीच में इंटरप्ट करते हैं। नहीं, आप 1 मिनट रुकिए तो सही। हाँ, अच्छा बोलिए प्लीज बोलिए। 1 रुपए में नहीं दिया है। सारी दुनिया में अडानी साहब भी उस वहां जो बिजली पैदा होगी सारी सब जगह 3.5 रुपए से 3.25 रुपए में वो एग्रीमेंट करके आए हैं। यहाँ 6 रुपए से ज्यादा लिया है। क्या बिहार के लोगों का पैसा इतना फालतू है? इतने बड़े लोग रहते हैं बिहार में कि उनसे 2 रुपया ज्यादा, 2.5 रुपया ज्यादा पैसा लिया जाए? ये पूरा जो पूरा घपला और करप्शन हो रहा है उसको छिपाने के लिए मैं तुझे चोर बोलूं, वो एक फारसी की कहावत है, तू मुझे हाजी कहे मैं तो हाजी बगो, कि मैं तुमको हाजी बोलूं तुम मुझको हाजी बोलो और सब इसी में उलझ के रह जाए। यही खेल चल रहा है यहाँ पे, इसके अलावा और कोई मामला नहीं है। नहीं, पर डॉक्टर खालिद साहब, क्या आप बताएंगे कि सम्राट के ऊपर जो अभी आरोप लगा है या जो अशोक चौधरी के ऊपर आरोप लगा है, बतौर पॉलिटिकल पार्टी आप अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं कर पाए, आप उसको अनर्थ नहीं कर पाए, आपने उसको एक्सपोज नहीं किया। इसलिए नहीं किया क्योंकि आपको लग रहा है कि हम एक ढेला मारेंगे तो बदले में वो 10 ढेला चलाएंगे। आपने क्यों नहीं इसको एक्सपोज किया? क्या ये जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा नहीं है क्या? ये बताइए। सबको पता था, सब जानते थे। जहां तक सवाल है, मैं कई नेताओं से ऑफ द रिकॉर्ड बात करता हूं। मैं अभी बिहार में था,
5 शहरों में हमारा कॉन्क्लेव हुआ, हमसे AIMIM के लोग कह रहे थे दिलीप जायसवाल के बारे में तो सबको पता है। तो हमने पूछा आप पान खाए हुए थे क्या? आपने बोला क्यों नहीं पर्दे पे आकर के, कैमरे पे आकर के? क्या आपकी ये जिम्मेदारी नहीं थी? पलट के उन्होंने क्या कहना शुरू किया कि हमने इसलिए नहीं बोला क्योंकि दिलीप जायसवाल के डर से मीडिया इसको चलाता नहीं। कमाल की बात है, ओवैसी साहब जो बोलते हैं पूरे देश विदेश में उसकी चर्चा होती है और उनकी बातें कोई चलाता नहीं है। हमारे समझ में बात नहीं है। जो काम प्रशांत किशोर कर रहे हैं वो काम आपको पहले कर देना चाहिए। तो आप, मुझे लगता है, एक जिम्मेदार विपक्ष के रूप में देखे जाते और शायद आपकी विश्वसनीयता और भी ज्यादा रहती। माना यह जाता कि जो आप आरोप लगा रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं जो अभी आप आरोप लगा रहे हैं वो गलत है, मैं ये कह रहा हूं कि जिस विकल्प की बात कर रहे हैं पीके कि मैं अब एक विकल्प के तौर पर आ गया हूं, शायद उस विकल्प की बात कर नहीं पाते पीके क्योंकि जनता उनकी बात सुनती नहीं। आप वो सारी बातें पब्लिक डोमेन में रख चुके होते। डॉक्टर खालिद अमीन, आपसे पूछना चाह रहा हूं। आपने पहले शायद ये हो गए, कंफ्यूज हो गए, मैं AIMM का प्रवक्ता नहीं हूं। ओवैसी साहब को मीडिया उठा रहा है या नहीं उठा रहा है, ये मेरा लुक आफ्टर नहीं है। मैं कांग्रेस की तरफ से हूं और यही बात इल्जाम हम पे लगे हैं। आप मनमोहन सरकार के बहुत से इल्जाम लगे जिस पे बहुत डिस्कशन हुआ, बहुत आंदोलन हुआ, लेकिन जब कोर्ट से हमें क्लीन चिट मिली तो उस तरह का कोई डिस्कशन कहीं पे नहीं हुआ। तो वो तो मैं देख रहा हूं कि मीडिया क्या कर रहा, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूं। वो आपने जब ये बात बोली तो मैंने ये बात बोल दी। रही बात की किसको क्या पता था, किसको नहीं पता था, मेरे कहने का मतलब है कि जब बड़ा मुद्दा जनता, क्योंकि वो एक वोट का अधिकार जो बाबा साहब ने दिया है, ये सबसे बड़ा अधिकार है किसी भी इस राष्ट्र में, उसके नागरिकों के डेमोक्रेटिक इस सेटअप में। तो मुझे लगता है कि उसका इस्तेमाल में अगर कोई बाधा उत्पन्न की जा रही है और किसी गरीब का वोट एक का भी काटा जा रहा है नाजायज, तो ये गलत है। हम उसकी आवाज उठा रहे हैं, वो ज्यादा जरूरी है। करप्शन ही जरूरी है, करप्शन पे हम लोगों ने हमेशा किया है और सारी बात बोली है। अभी हम तो बोल रहे हैं अडानी साहब को जो जमीन दी गई है 1 रुपए के पट्टे पे 1020 एकड़, तो उसके बारे में बात की जाए। जो बिजली का अभी उन्होंने एग्रीमेंट किया है बिहार सरकार से 6 रुपया 6.075 पैसे पे रुपए पे, उस पर हम लोग डिस्कशन करें। क्या ये करप्शन नहीं है? लाखों लाख करोड़ की लूट सीधे बिहार के जनता, गरीब जनता के पॉकेट से होने जा रही है, उस पर अगर हम डिस्कशन कर रहे हैं तो उस तरह से नैरेटिव तो नहीं हो रहा। हम तो ये कह रहे हैं कि जो मुद्दे ज्यादा जरूरी है हम उसको, ये तो दागदार हैं। अभी तो इन्होंने तो सिर्फ एक का मुद्दा उठाया है। अगर ये चाहें, चूंकि इन्होंने भाजपा के साथ प्रशांत किशोर जी ने काम किया है, जदयू के साथ काम किया है, अमित शाह ने उनको फोन कर करके जदयू में भेजवाया था कि जो यहाँ से आप सीख के गए हैं वहां सम्राट चौधरी को सिखाइए, वहां मंगल पांडे को सिखाइए, सारे लोगों को सिखाइए। तो वो तो ट्रेनिंग देने के वो उस्ताद हैं। शायद उनको पता हो कि ट्रेनिंग दिया है उन्होंने, लेकिन वो पूरी नहीं हो पाई है, इसलिए वो चीजें नजर आ रही हैं। अच्छा, चलिए, काम तो आपके नेताओं के साथ भी किया है, काम तो आपके नेताओं के साथ भी किया है। इस बारे में बेहतर जवाब विवेक जी दे पाएंगे, लेकिन राहुल आनंद बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। राहुल आनंद, आपकी पार्टी के नेता बड़े खुश दिखाई पड़ते हैं। आपको ऐसा लगता है जैसे जितने भी ये आरोप लगा लें, आपने ऐसा तिजोरी खोल दिया आपकी सरकार ने कि आपकी पार्टी, आपका गठबंधन सत्ता में वापस लौट रहा है। ये कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस है? पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा मुझसे, और जो हमारे साथी पैनलिस्ट इस चर्चा में मौजूद हैं उनको भी मेट्रो की मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि आज एक नए लक्ष्य का निर्धारित बिहार सरकार ने कर लिया। अरे, मेट्रो की हार्दिक बधाई दे रहे हैं या आप चिढ़ा रहे हैं कि देखो चुनाव से पहले इसका भी उद्घाटन कर दिया हमने? अब मैं आता हूं आपके सवाल पे। देखिए, ये जो चुनाव है ना, ये चुनाव एनडीए बनाम ठगबंधन नहीं है। ये जो चुनाव है, आपने जो कॉन्फिडेंस की जो बात की, उस कॉन्फिडेंस की चर्चा कर लेते हैं। ये जो चुनाव है वो विकास की रफ्तार बनाम जंगल राज, संतुष्टिकरण बनाम तुष्टिकरण, विकासवाद बनाम परिवारवाद, प्रदेश की सुरक्षा बनाम घुसपैठियों का बचाव, सनातन का उत्थान बनाम सनातन का अपमान, जन विश्वास बनाम जन आक्रोश की है। मैंने इसलिए इस बात को कहा क्योंकि हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो इसलिए हाई है क्योंकि हमने ग्राउंड
लेवल पे, ग्राउंड जीरो पे हमने बहुत ही ऐसे सार्थक काम किए हैं जिसकी जनता को दरकार थी। अभी मैं सभी साथियों को सुन रहा था, उनमें से एक साथी ने कहा कि स्वच्छ और साफ छवि वाले लोग नहीं हैं जो भारतीय जनता पार्टी को अक्सर कटघरे में खड़ा करने का प्रयास करते हैं। तो शायद वो भूल गए हैं कि जो राजनीति के गली में जो नई पार्टी का जन्म हुआ है, उस पार्टी के विषय में एक बात मैं बता दूं कि उस पार्टी के मुखिया के आसपास 2 व्यक्ति रहते हैं। एक के ऊपर अप्राकृतिक यौन शोषण का आरोप है, दूसरा माफिया है, और ये साफ छवि की बात करते अरे हैं। तो नाम लेने में आपको डर क्यों लग रहा है? नाम ले लीजिए। मैं वो तो नाम नाम लेके दहाड़ते हैं। सरकार आपकी, डरते आप हैं। वो विपक्ष में बैठे हैं, वो डर आप दौड़ाइए ना, नाम लेके दौड़ाइए। हम लोग सवाल करेंगे, पूछेंगे कि भाई ये कौन है जो आप प्राकृतिक यौन शोषण करते हैं, जिनको आप लिए घूम रहे हैं। हम पूछेंगे सीधा यहीं पर। इसमें डरने का क्या बात? क्यों डरते? यही हमें आज तक समझ में नहीं आया। अरुण यादव जी की पार्टी कहती है, अरुण यादव जी की पार्टी कहती है रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट सरकार चला रहा है। हम पूछते हैं क्या नाम है, तो कोई पत्रकार पूछ देता है डीके टैक्स। हम पूछते हैं पूरा नाम तो बोल दीजिए, पूरा नाम ही नहीं बोलते। कहते हैं कलकत्ता में डील हुआ, पूरा नाम क्यों नहीं बोलते हैं? अरे भाई बुझबुझौल छोड़ दीजिए, सीधा नाम बोलिए। और अगर आप लोग डरिएगा तो फिर बेचारी जनता का क्या होगा? एक्सपोज तो कर दीजिए उनको, दोबारा विधानसभा मत पहुंचने दीजिए, उनकी सरकार बनने मत दीजिए, जनता उनको सुने नहीं, ये ऐसा माहौल बना दीजिए। सच तो लाइए सामने। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं उनके नाम का भी जल्दी ही आपके सामने खुलासा करूंगा। लेकिन एक बात और मैं आपको बता नहीं दूं तो ऐसा आरोप मत लगाइए प्लीज, ये आरोप मत लगाइए। ये इसको टीवी9 अप्रूव नहीं करेगा, क्योंकि ये निजी चरित्र पर आरोप लगा रहे हैं बिना नाम के साथ। दे दिया है जी, फिलहाल मैंने क्लू दे दिया है, मैं 100% नहीं ये मैं एक बात और आपको बता दूं, अभी हमारे कांग्रेस के साथी प्रवक्ता एक बात को कह रहे थे कि वोट चोरी का आरोप लगा रहे थे। लेकिन अब भी जब इलेक्शन कमीशन जब बिहार की धरती पे होटल ताज में आए हुए थे, तो सारे राजनीतिक दल के लोग वहां पे गए थे उनसे बात करने के लिए, और बात करते वक्त सबने उनकी बात को मानी और अपनी बातों को कहा। लेकिन किसी ने भी, देखिए संजोग ऐसा है कि किसी ने भी उनका विरोध नहीं किया। एसआईआर को लेकर किसी ने आपत्ति नहीं दर्ज कराई। सब राजनीतिक पार्टियां जो विपक्ष में बैठी है उनका चंदन और वंदन करने के लिए पहुंच गई थी, और अपनी अपनी बातें उनके सामने रखकर कह रही थी कि आप इस तरह से विधानसभा को अग्रेसित कराइए। तो ऐसे तमाम चीजें हैं। जब उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसके बाद इन लोगों ने जो आपत्ति दर्ज करानी थी, किसके नाम कटे, एक ने भी, उसके बाद की मैं बात करता हूं, एक ने भी इस आपत्ति को दर्ज नहीं कराया। अब यहां पे सवाल ये उठता है कि क्या विपक्ष सच में लटका के, अटका के, भटका के और जातीय उन्माद को फैलाकर सत्ता लेना चाहता है? तो जनता बिल्कुल जानती है और समझती है कि क्या है, और जनता बुद्धिजीवी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ही बुद्धिजीवी जनता पे छोड़ता हूं कि उनके लिए विकास जरूरी है या फिर वो नामदार लोग जरूरी है जो सत्ता का दमन और शोषण करते हैं। यहां एक बात और मैं आपको बताऊं कि जो 2010 के मामले को बात कर रहे थे हमारे साथी प्रवक्ता, अडानी की बातों को कर रहे थे, ये एक नए तरह का एक विमर्श खड़ा करने का प्रयास करते हैं बिहार के अंदर या पूरे देश के अंदर। जहां जहां चुनाव आता है, जो भी कंपनी होती है, जो भी प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं, उनको एक विलेन के तौर पे दिखाने का प्रयास किया जाता है। लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि ये मामला 2010 का है, और 2010 में केंद्र में आपकी ही सरकार थी और आपने टेंडर किया था और आपने कहा था कि चलकर वहां पर प्लांट लगाइए। लेकिन किसी सरकारी कंपनियों ने उस पर बिहार में इंटरेस्ट नहीं दिखाया। वो इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि उनको पता था कि जो केंद्र की जो सरकार है उनका लचीलापन किसके तरफ है, वो काम को विश्वास के साथ, विश्वसनीयता के साथ सड़क पे नहीं उतारेंगे। और ये जो कॉन्फिडेंस की जो आप बातें कर रहे हैं कि क्या आपको कॉन्फिडेंस है कि आप फिर से वापस आएंगे, तो मैं आपको बताऊं कि जो प्रक्रिया है भारतीय जनता पार्टी की, ये जो 5 पांडव है वो सब लोग मिलकर ग्राउंड लेवल पे इतने जनता से जुड़े हुए हैं, जनता के बीच में है। कुछ वोट कटवा लोग भी हैं जो चाह रहे हैं कि हमारे साथ उनका गठबंधन हो जाए। जैसे एआईएमआई के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो चाहते हैं आरजेडी से गठबंधन कर लेने के लिए, लगातार धमकियां देते रहते हैं। लेकिन हमने किसी को नहीं कहा कि आप हमारे साथ गठबंधन कीजिए। हम जो 5 पांडव हैं, हम 5 पांडव संतुष्ट हैं, वही काम करेंगे। बिहार में एक नया नारा शुरू हो गया है, बिहार में 25 से 30 हमारे 2 भाई नरेंद्र और नीतीश, और इसी के साथ हम जनता के बीच में जाएंगे और हम फिर से चुनकर वापस आएंगे। और ये बात तय है। मुझे लगता है एक सवाल आपके साथ कर दिया जाए कि तमाम आयातित नेता बीजेपी के पुराने नेताओं का दमन और शोषण नहीं कर रहे हैं।
ये मैं ऐसा उम्मीद करता हूं, क्योंकि अंदर खाने में बहुत लोगों से बात करता हूं तो पता चलता है कि बीजेपी में भी अब बहुत सारे आयातित नेता हैं जो उसके पुराने नेताओं का दमन और शोषण कर रहे हैं। तो राहुल आनंद, आप क्या कहना चाह रहे हैं आप जानिए, पर गंभीर सवाल यह है कि आपका ये कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस ना साबित हो जाए, क्योंकि आपके बड़े नेता कहने लगे कि हम सत्ता में आ रहे हैं। चलिए, आपके पास बड़े वैलिड रीजंस हैं, आप कहते हैं हमने ये कर दिया वो कर दिया। ये इस बात से कौन इनकार कर सकता है या इसको कौन झुठला सकता है कि पटना में मेट्रो चलता हुआ दिखाई पड़े तो लोगों की उम्मीदें जो है वो उफान नहीं मारेगी, लोगों को लगेगा नहीं कि भाई अगर दिल्ली में मेट्रो है तो अब पटना में भी मेट्रो है। तो इसका प्रयास तो किया गया, इसलिए आपकी सरकार काबिले तारीफ काम की है, आप बधाई के पात्र हैं। पर बड़ा सवाल यह है कि बहुत तरह के आरोप भी हैं। और विवेक जी, आप हाथ उठा रहे थे, मुझे लग रहा है आप कुछ जवाब देना चाह रहे थे, आप बीजेपी को कुछ कहना चाह रहे हैं, जरूर कहिए। नहीं, मैं तो ये कहना चाह रहा हूं कि ये तो पढ़कर जवाब दे रहे हैं, तो आप पता नहीं जो मैं सवाल पूछूंगा उसका आंसर कागज पर है कि नहीं है, तो इनको अगली डिबेट में आपको बुलाना पड़ेगा। इनसे पूछिए कि इतना विकास इन्होंने कर दिया है, तो इनसे पूछिए पंकज जी की बिहार की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? क्या भारत में कोई ऐसा राज्य है जिसका बिहार से ज्यादा है? और आपको राहुल जी जवाब मिलेगा मौका, आप देखिए, कागज पे देख लीजिए पहले। दूसरा सवाल इनसे पूछिए कि इनके रिपोर्ट, नीति आयोग का रिपोर्ट में बिहार, अरे सुन लो, अब सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए। आपके रिपोर्ट, आपके मोदी जी के रिपोर्ट, जो कि मतलब बहुत महान व्यक्ति हैं, उनके रिपोर्ट में बता रहा है कि बिहार मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में सबसे ऊपर है। अब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी क्या हुआ? वो हुआ कि भाई स्वास्थ्य के इंडिकेटर, हेल्थ के इंडिकेटर, एजुकेशन के इंडिकेटर, प्रति व्यक्ति आय के इंडिकेटर, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में सबसे नीचे है। क्या ऐसा कोई राज्य है भारत में जो बिहार से ऊपर है? अब इनसे प्राथमिक शिक्षा पे बात कर लेते हैं। बता रहे हैं स्कूल खुल लिया है। प्राथमिक शिक्षा में बिहार नीचे से चौथे स्थान पर है। 80% बच्चे जो तीसरी में है, दूसरी क्लास के, गणित नहीं कर पाते हैं। एक और इंडिकेटर इनको दे देते हैं, हर दूसरा बच्चा कुपोषित है बिहार में। हम लोग के प्रधानमंत्री जाकर अमेरिका के मंत्रियों के बच्चों के साथ खेलते हैं, पर बिहार का बच्चा का सीना 10 इंच का सिकुड़ के हो गया है, वो प्रधानमंत्री को नहीं दिख रहा है। इनको एक और डाटा इनको दे देते हैं कि बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर ये बता रहे हैं मेट्रो खुल गया है। अरे दिल्ली की जनसंख्या है मात्र 1.5 करोड़ और दिल्ली की खपत है 1500 किलोवाट आवर। पंकज जी नोट कर लीजिएगा। और बिहार की खपत क्या है? 300 किलोवाट आवर। इनको नहीं पता होगा राहुल आनंद जी को। तो भाई अगर बिहार इतना ही आगे बढ़ गया है, इतना ही प्रगति हो गई है, तो बिहार की दुर्गति क्यों है वो बता दीजिए। कि हम लोग कोई दूसरे बिहार में रहते हैं और मोदी जी और नीतीश जी जिस बिहार का विकास कर रहे हैं वो कोई दूसरा राज्य है? अगर ये हो तो बता दी। जैसे इनके उप मुख्यमंत्री के 3 बार जन्म हुए हैं, 10-10 साल पे नया जन्म लेते हैं, तो हो सकता है कि राहुल जी जिस बिहार में रह रहे हैं उस बिहार का विकास हो गया हो। हम लोग जिस बिहार में रह रहे हैं उस बिहार की स्थिति यह है कि वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में सबसे ऊपर है, गरीबी में सबसे ऊपर है, भ्रष्टाचार में सबसे ऊपर है। हमारे बच्चे 12वीं पास नहीं कर रहे हैं। ये जो बता रहे हैं कि ये जो समाजवाद के पुरोधा हैं, इन्हीं का जो कास्ट सर्वे रिपोर्ट है उसमें बताता है कि दलितों के 3% से कम, अति पिछड़ों के 5% से कम और मुस्लिम समुदाय के 7% से कम बच्चे 12वीं पास कर रहे हैं। 80% लोग जो पलायन कर रहे हैं बिहार से बाहर वो भूमिहीन हैं। नहीं, पर विवेक जी इसमें एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा, आपकी पार्टी से करना चाहूंगा, और इसी का जवाब मैं अरुण जी से भी लूंगा। ये सारे मुद्दे आरजेडी के भी मुद्दे हैं, ये सारा मुद्दा आरजेडी भी उठाती है, उसके नेता भी उठाते हैं। फिर आप लोग एक साथ क्यों नहीं आ जाते बिहार की भलाई के लिए? भाई ये आरजेडी के मुद्दा कौन सा है? मैं पहले भी बोला हूं, आप बोलेंगे तो फिर देखिए गुस्सा हो जाएंगे अरुण जी। पलायन के बारे में तेजस्वी जी 5 लाइन बोल दें आकर आपके चैनल पर। शिक्षा बता दें, क्या शिक्षा कैसे बेहतर होगा बोल दें। अरे प्रशांत जी छोड़िए, हम लोग के साथ बैठकर बातचीत कर लें। पलायन 1991 से, फिर आप मुंह खुलवाते हैं पंकज जी मेरा, 1991 से 2001 इनके डेटा से 14 से 15 लोग बिहार छोड़कर गए बाहर, डर से, भय से, नौकरी के अभाव में। और बगल में जो राहुल जी बैठे हुए हैं बढ़िया एकदम सूट बूट में, जो कागज लेके, उनको बता देता कि वो खुश ना हो जाए। 2001 से 2011 30 लाख लोग बाहर गए हैं और आज 3 करोड़ परिवार में 1.5 करोड़ परिवार लोग पलायन से ग्रसित हैं। अरे क्या बोलेंगे ये सब? इनसे क्या जुड़ जाए हम लोग? इन लोग को तो पूरा वर्ल्ड जानता है कि ये लोग क्या किए हैं।
भाई ये दोनों थाली के चट्टे बट्टे हैं। आज जो ये राहुल जी बोल रहे हैं, नीतीश और नरेंद्र, ये राजद के साथ नीतीश जी बैठे हुए थे 2 महीना पहले, 1 साल पहले, और ये जो बता रहे हैं कि बिहार इतना दुर्गति में चला गया है, अभी नीतीश जी हाथ फैला दें तो तेजस्वी जी को स्कॉटलैंड दिखेगा बिहार। ठीक है, मुझे लगता है अरुण जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अरुण जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अरुण जी बोलिए, प्लीज बोलिए जी। पंकज जी, आपको यह नहीं लग रहा है क्या, ना तो इसका कोई एमएलए है ना एमपी है, जुम्मा 4 दिन हुआ है इसके संगठन को, इसको इतना बढ़ा चढ़ा के पूरा समय ही दे रहे हैं। नहीं, आप बोलिए ना, आपको पूरा समय दिए, आपको पूरा समय दिए। के प्रवक्ता, राष्ट्रीय जनता दल बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है, कांग्रेस है, किसको बुला के कौन नोटिस लेता है इसको? इसका तो होश अब नशा में अभी है ना, नशा भाई 2 विंडो में लाइए, विंडो में लाइए जरा। हाँ तो हाँ बोलिए। इसलिए पंकज जी, राजा का बेटा राजा बनेगा। हम लोग लालू जी के लड़के नहीं है, शकुनी जी के लड़के नहीं है। अरे भैया, इस बात का चिंता है। अरे हम लोग नोटिस नहीं लेते हैं, किसको विंडो में ले आए? आप बिहार की जनता को गाली दे रहे हैं कि खाली लालू जी अरे का इनको लड़का नोटिस नहीं लेते हैं भाई। पंकज जी, आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, मेरे लिए नहीं है। इसको आप करिए। किसी मंत्री के लड़के नहीं है, किसी विधायक के लड़के नहीं है। इस बात का आपको दिक्कत हो गया कि ये कौन है? पंकज जी, इसके लिए कुछ मिला है आपको क्या? अरे अब हो गया, हो गया। अरुण जी, 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 राजा बनाया। विवेक जी, अब एक आरोप मुझ पर लगा, उसका जवाब तो दे दूं। मत कीजिए, जनता से घृणा मत कीजिए। नहीं, विवेक जी, एक आरोप अरुण जी ने आज लगा ही दिया खुल करके। अरुण जी, 2015 में आप ही साथ लाए थे ना, इस बात की आप ही साथ लाए थे ना, 2015 में आप ही महत्व दे रहे थे। पंकज जी, बार मैं कहता हूं और हमारी पार्टी कहती आ रही है, इन लोगों को हम लोग नोटिस ही नहीं लेते हैं, विंडो में लाने के लिए सोच लेते हैं। लाइएगा नवंबर रिजल्ट के बाद, जब बोरिया बिस्तरा लेके भागेंगे ना, विंडो पे लाते हैं इन लोग को। अरे एमएलए होने दीजिए ना बिहार में, लाइएगा विंडो पे, लाइए ना, जिससे हमारी लड़ाई है करते हैं। टॉप किए जहाँ गए हैं, नौवीं फेल का नोटिस चाहिए हमको। नोटिस देगा हमको। चौथा फैल के इशारे पर काम करने वाले व्यक्ति को चौथा फैल प्रधानमंत्री दुर्गति कर दी, बिहार को इस देश का सबसे गरीब राज्य बना दिया। गुंडागर्दी, अपहरण, रेप, हत्या, मर्डर, फिरौती। आपको इंटरेस्ट है, इसको बुलाइए, हम लोग तो डिबेट में इन लोग को नोटिस ही नहीं लेते। लगता है देखिए, मेरे डिबेट की खासियत यही है, मुझे लगता है पर्सनल मत होइए। अभी आज चुनाव डिक्लेयर होगा। मजा आता होगा, सुन लीजिए, आपको मजा आता होगा। नौवीं फैल ऐसा संस्कार, अरे नहीं है लालू जी के लड़के, खाली लालू जी का लड़का राजनीति करेगा। कोख से पैदा हुआ या लालू जी का लड़का राजनीति करेगा? संस्कार है कैसा? लालू जी का लड़का राजनीति करेगा भाई? इसको फ्रेंड से हटाइए, खाली लालू जी का लड़का साधु यादव, प्रोफेशनल आदमी हटाइए इसको। तेजस्वी और तेज प्रताप राजनीति करेगा। बिहार का गरीब बच्चा राजनीति नहीं कर सकता है। इतना घृणा है युवा से। पांडे करेगा, पांडे करेगा, अच्छा ठीक है। मुझे लगता है राहुल आनंद ये बताइए कि जन स्वराज पार्टी भी कहती है कि लड़ाई आपसे है, आरजेडी महागठबंधन भी कहती है लड़ाई आपसे है, आपकी लड़ाई किससे है? जरा दोनों को लाइए विंडो में, तब तो खुश होंगे अरुण यादव जी। मुझे लगता है दोनों को विंडो में लाइए। आपकी लड़ाई किससे है राहुल आनंद जी? अरुण यादव जी की आवाज दीजिए। प्रश्नों का उत्तर दूंगा। हाँ, मुझे 2 मिनट का समय दीजिएगा, मैं आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। हाँ। सबसे पहले शुरू करते हैं। आपने बात किया था ये 2 नाम को सार्वजनिक करने के लिए, तो मैं आपको बता दूं कि विवेक जी को बताना चाहिए कि ये किशोर कुमार मुन्ना कौन है जिसके ऊपर अप्राकृतिक शोषण का आरोप लगा हुआ है। दूसरा, रामबली चंद्रवंशी कौन है जो माफिया है। और ये इस तरह के तमाम चीजें मैं आपको बता दूं कि 21,000 रुपए लेके फॉर्म भराया जा रहा था इस 420 की पार्टी से, 21,000 रुपए लेकर, और लगभग 10 से 20,000 लोगों ने फॉर्म भरा है। आप देख लीजिए, 21,000 गुने 10,000 कर लीजिए, देखिए अमाउंट कितना आता है।
शायद इनके डिक्शनरी में वो बताना भूल गए हैं। मैं आपको एक चीज और बता दूं कि आपको पता है जब बिहार मिला था 2005 में, तो बिहार का क्या था, बिहार का क्या था प्रति व्यक्ति आय उस समय 500 रुपए था। मैं मानता हूँ कि देश में कम है, लेकिन स्थिति हमने ही तो अच्छी की है। आपको और बता दूं दूसरी सबसे बड़ी बात, उसमें बजट क्या था, उसमें बजट 23,000 करोड़ था, उसमें पीके वगैरह को नहीं था। पीके है कौन? पीके को लाया कौन? पीके को लाया कौन? लाने वाली भारतीय जनता पार्टी है। मेरी बिल्ली मेरे को ही म्याऊं, मेरी बिल्ली मेरे को ही म्याऊं। आप प्राथमिक शिक्षा की बात करते हैं, आपको पता है कि लालू जी के शासनकाल में टीचर का और स्टूडेंट का क्या रेशियो था, एक बार पता करके आइएगा। और आयुष्मान भारत में प्रति व्यक्ति आय बताइए, आते हैं गूगल खोलिए, प्रति व्यक्ति आय बताइए। देश में 8 करोड़ आते हैं, 8 करोड़ जनता 100 रुपया से कम कमाती है। ये बताइए सही है कि गलत है? सुनिए, जानकारी के लिए आपको बता देता हूँ, सही है कि गलत है? आपका जो संरक्षक है, जो संरक्षण है पार्टी का, वो खुद 420 का आरोपी है। वो पैसे कमाता है, 14.5 करोड़ लेता है तेलंगाना से और 2 करोड़ रुपए दिखाता है पार्टी फंड में, और 35,000 का वो खर्चा दिखाता है वो व्यक्ति। अब आप इसी देखिए कमाल है। अब मैं अरुण जी के पास जाऊंगा। अरुण जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। देखिए आपके सामने ये प्रत्यक्ष उदाहरण है। मैंने कहा कि अरुण जी को आप सुन लीजिए, नहीं 1 मिनट, मेरा सवाल तो सुन लीजिए। आपने तो मुझ पे इतना बड़ा आरोप लगा दिया, मैं हंसता हुआ हूं। मेरा जेब खाली है, आप कह रहे हैं कि आपको क्या मिल गया है। मैं रोज दिन कहता हूं कि हम लोग ना लेते हैं ना देते हैं, सवाल सबसे करते हैं, सवाल सबसे करते हैं। अब आपको जो कहना आप कहते रहिए, समझ गए। हम आपको ये भी धमकी नहीं दे सकते कि हम कोर्ट जाएंगे। ये सुनिए ना अरुण जी देखिए बीजेपी, अरे ये इनको लाइए, राहुल आनंद अरुण यादव को डबल विंडो में लाइए। ये राहुल आनंद और अब तो अरुण जी खुश हो जाएंगे, इनको जरा लाइए 2 विंडो में। अरुण जी मेरा सवाल सुन लीजिए, मैं चाहता हूं कि आप इसका जवाब दीजिए। राहुल आनंद से मैंने पूछा कि आपकी लड़ाई बीजेपी से है कि जनसुराज से, क्योंकि जनसुराज कहती है एनडीए से है। अब राहुल आनंद देखिए बीजेपी के प्रवक्ता हैं, आपकी बातों का जवाब नहीं देते हुए सीधा कूद गए जनसुराज पर। बताइए ये क्या मैं बीजेपी को भी मैं ही सिखा रहा हूं कि तुम जनसुराज के खिलाफ बोलो? बताओ ये आप बताओ कि बीजेपी भी उस पार्टी को जिसका ना एक एमपी है, ना एक एमएलए है, ना कोई और है, वो उसी पे अटैक कर रही है। आप भी उसी पे अटैक कर रहे हैं, तो हम उसको कैसे नहीं जगह दें? अरुण जी अब आप बोलिए जो बोल रहे हैं। मैं तो करता ही नहीं, मैं तो बार लगातार कहते आया हूं, हम तो नोटिस लेते ही नहीं है जनसुराज को। क्या लेंगे भाई? हाँ लेंगे, जब आए जीत कर 2-4-10 एमएलए या आ जाए ना, दिखा इसको, क्या लेंगे? जुम्मा 4 दिन है हुआ है राजनीति में आए, बड़े बिहार के राजनीति में नाग पड़े हैं, ढोरवा मांगे पूजा। एक कहावत है, भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल से लड़ने के लिए 10 बार सोचना पड़ रहा है, और 3 नंबर की पार्टी का अरुण जी अभी सबसे ज्यादा एमएलए हमारे पास है, सबसे ज्यादा एमएलए भारतीय जनता पार्टी के पास है, और लड़ना सोचना हमको पड़ रहा है। नहीं ठीक आपको पता है भारतीय जनता पार्टी के पास कितने एमएलए हैं? आपसे ज्यादा एमएलए है, आपसे ज्यादा एमएलए भारतीय जनता पार्टी के पास है। आपको पता है ना कि एनडीए का कितना है? एनडीए का अरे अरुण जी को सुन लीजिए, अरुण जी नाराज होके नहीं जाना चाहिए, अरुण जी को सुन लीजिए। नहीं देखिए, नाराजगी का बात नहीं है पंकज जी, मैं नाराज नहीं होता। और आपने जो कहा कि आपको किससे लड़ाई है क्या है, हमारे नेता भी बार कहते हैं और हम लोग भी कहते हैं, हमारी लड़ाई किसी पार्टी से नहीं है। हमारी लड़ाई जनता के जो महत्वपूर्ण सवाल है, जन मुद्दों से लड़ाई है, बेरोजगारी से लड़ाई है, पलायन से लड़ाई है, महंगाई से लड़ाई है, अपराध से लड़ाई है, भ्रष्टाचार से लड़ाई है। लग रहा है मेरी बात प्रवक्ता आरजेडी अरुण यादव से नहीं, प्रोफेसर अरुण यादव से हो रही है। मुझे तो यही लग रहा है कि मेरी बात प्रवक्ता आरजेडी अरुण यादव से नहीं, प्रोफेसर अरुण यादव से हो रही है। ये लगातार हमारे नेता भी कहते आ रहे हैं और हम लोग भी लगातार कहते हैं। हम तो मुद्दे की राजनीति शुरू, आप बताइए, रोजगार कोई सवाल होता था बिहार में क्या? नौकरी कोई सवाल होता था क्या? आज सत्ता पक्ष और भारतीय जनता पार्टी के जुबान से सुनिए मुद्दे की ही बात।
कौन इस मुद्दे की राजी शुरू किया और कौन इस पीठ पर लाया? अच्छा ठीक है, नौजवान ठीक है। का नाम है अब तेजस्वी यादव जी। आपको ये तो सफिशिएंट टाइम दुनिया दिया, जानती है इस बात को। सफिशिएंट टाइम दिया। एक सवाल सुन लीजिएगा, और वो सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आप मुझसे नाराज हो गए थे, और मैं अपने किसी पैनलिस्ट को नाराज होकर के भेजना नहीं चाहता। आप कहते हैं अरे अब आप सवाल तो सुन लीजिए अरुण जी, बोलने तो दीजिए, लोकतंत्र में इतना मेरा तो अधिकार है। अरे मैं आपकी तरह एमपी एमएलए नहीं हो सकता, लेकिन सवाल तो उठा सकता हूं, बोलने तो दीजिए पहले। आप सम्मानित है, लेकिन मेरा एक आग्रह है, हम लोग कभी भी आपके डिबेट में आए, अगर जन स्वराज का प्रवक्ता हो तो उसको अब लाइए स्क्रीन पे, दोनों को लाइए, कोई मतलब नहीं। हम लोग बिल्कुल इग्नोर करते हैं, नोटिस नहीं लेते हैं किसको। अब अच्छा ठीक है, हम स्क्रीन पे नहीं लाएंगे, हम नहीं लाएंगे। चलिए हम ये भी कमिट कर दिया, डबल विंडो नहीं बनाएंगे। हमें लगता है सवाल जवाब आप करेंगे इसलिए। अच्छा एक बात बताइए, नहीं ठीक है, ये बताइए, हमसे पहले नोटिस तो आपके नेता और बिहार के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता जिनको कहा जाता है लालू प्रसाद जी ने 2015 में प्रशांत किशोर को नोटिस में लिया था। हम तो बाद में लेते हैं ना नोटिस भाई। नीतीश और लालू जी साथ आए थे, आप दोनों ने क्रेडिट पर। अब देखिए ये भी नाराज हो जाएंगे, विवेक जी भी नाराज हो जाएंगे। ये बात जान लीजिए, आप दोनों को साथ लाने का क्रेडिट तो इन्हीं को जाता है ना। 2010 में आप बहुत कमजोर हो गए थे, 2015 में आपको यही बिहार का लड़का ये सब उठा के फेंका था इनको। 2014 के लोकसभा चुनाव में जब बुरी तरह पराजित हो गए नीतीश जी, 2 सीट पर सिमट गए, तब उनका आंख खुला, होश में आए। उसके बाद लालू यादव जी के चरण में आए, उसके बाद अलायंस हुआ। और वो अलग बात है, वो नीतीश जी के संपर्क में थे और अमित शाह जी के कहने पर उनको उपाध्यक्ष भी जदयू ने बनाया। क्या क्या बनाया। हम लोगों को ऐसे फ्रॉड व्यक्ति की जरूरत हम लोगों को कहाँ पड़ती है। हम लोग तो ग्राउंड लेवल पर ऐसे लोग हजारों में वर्कर। 2 मिनट सफाई में दे। हाँ नहीं आ रहा हूँ। अरे विवेक जी हम लोगों को कोई मतलब नहीं, जिसको मतलब है। अच्छा ठीक है, एक अंतिम सवाल, एक इस डिबेट का अंतिम सवाल, एक सवाल सुन लीजिए अरुण जी, एक सवाल सुन लीजिए, जवाब देते जाइए। आपकी लड़ाई किससे है, एनडीए से है या जनसुराज से? मैंने तो कहा मेरी लड़ाई जनता के मुद्दों से है, बेरोजगारी से है, महंगाई से है, पलायन से है, भूखमरी से है, गरीबी से है, भ्रष्टाचार से है, रोजगार से है। उनसे लड़ाई, हमारी लड़ाई किसी पार्टी से नहीं है। जनता के जो ज्वलंत सवाल है, उस सवालों को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं हमारे नेता तेजस्वी यादव जी। ठीक है, ठीक है, फाइन, आपने जवाब दे दिया, आपने जवाब दे दिया। मैं राहुल आनंद आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी लड़ाई किससे है? पंकज जी, हमारी लड़ाई सारे उन असुर शक्तियों से है जो बिहार का दमन करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी लड़ाई सारे उन नकारात्मक शक्तियों से है जो बिहार के अंदर नकारात्मक छवि को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। अरे वो नकारात्मक शक्ति पार्टी तो होगा, आपका पहला अपोनेंट कौन है? अगर आप पहला अपोनेंट आरजेडी है तो फिर जनसुराज की बातों से क्यों नाराज होते हैं आप? यही तो सवाल मैं पूछना चाह रहा हूं, क्यों इतना तवज्जो दे रहे हैं आप? जनसुराज के मुद्दे को तवज्जो आप दे रहे हैं, हम लोग नहीं। हमारी लड़ाई महागठबंधन से है और हम महागठबंधन के खिलाफ लगातार बहुत मजबूती के साथ लड़ेंगे। यही हमारा आखिरी विमर्श है, यही हम लोगों का आखिरी फैसला है कि बिहार को गलत हाथों में ना जाने दें, बिहार का दमन होने से बचाया जाए। चलिए विवेक कुमार, जनसुराज प्रवक्ता जी, आपकी लड़ाई किससे है? आप अपना अपोनेंट किसको मानते हैं? पहले तो इतना इन्होंने आरोप, फ्रॉड, ये वो बोला है। आप हमको 1 मिनट उसमें सफाई तो देकर जाएं कम से कम। आपके चैनल से दोनों का पक्ष आप दिखाते हैं, तो पहले तो देखिए कि हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। हमारी लड़ाई है भैया कि बिहार को गरीबी से बाहर निकाल जाए, पलायन से बाहर निकाला जाए। और ये जो 2 पार्टी 40 साल से बिहार को इस गर्त में पहुंचाई है, हमारी लड़ाई उनसे नहीं है। हमारी लड़ाई है कि हम लोग बिहार की जनता के साथ हैं। पर एक बात आपसे मैं भी आग्रह करता हूं कि आपको हम लोगों को और अरुण जी को या आरजेडी को साथ में नहीं लाना चाहिए। उसका कारण अलग है। मेरा कारण यह है कि अगर आप सामाजिक की बात करें,
डेवलपमेंट इंडिकेटर्स की बात करें, विज्ञान की बात करें, राजनीति की बात करें, तो इसकी बात करेंगे तो आप लाइए, और इस पर ये जो 5 मुद्दे बता रहे हैं उस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, तो उनको लाइए जो इस मुद्दे पर बात कर सकें। आप कट्टे की, अपहरण की, फिरौती की, गुंडाराज की, इस पे हम लोग क्या बात करेंगे? आप झूठ मूठ का हमको ले आते हैं, उस सब टॉपिक पे मत लाया कीजिए हम लोगों को उस तरीके के टॉपिक की ना कोई जानकारी है, ना लेना है कि कौन किस जाति का है। इनका 2 साल में सबसे बड़ा उपलब्धि क्या है कि प्रशांत किशोर की जाति इन्होंने पता कर ली। तो हम लोग को आप कहां जाति, फिरौती, अपहरण, गुंडागर्दी, हम लोग को कोई जानकारी इसके बारे में नहीं है। इसमें तो हम लोग को कोचिंग देंगे, वो पढ़ाएंगे। अगर लेकिन भ्रष्टाचार की बात हो, बेरोजगारी दर पूछिए अरुण यादव से, प्रोफेसर अरुण यादव से पूछिए कि बेरोजगारी दर 1995 में क्या था। प्रोफेसर अरुण यादव से पूछिए कि प्रति व्यक्ति आय 2000 में क्या था जब 10 साल लालू जी रह गए थे। इनसे पूछिए कि नेशनल क्राइम डेटा क्या बताता है जब लालू जी 10 साल थे। तो ये पूछिए, ये बताएं तब तो कोई बात हो भाई। इनसे पूछिए मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी मतलब क्या है, ये बता दें। लेकिन अगर इनसे फिरौती, कट्टा, अपहरण, हम लोग के घर में मौत हुई है, ये सब बोलना नहीं चाहता हूं टीवी पर, हम लोग के घर में गोलीबारी चला है, अपहरण हुआ है, और राजा का बेटा राजा बनेगा, ये बोल रहे हैं कौन लड़का आ गया है? ये सब कौन लड़का आ गया? आपको बिहार की जनता से इतना जलन है? ठीक है, मुझे लगता है इतना भी नाराज होने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप लोग पार्टी हैं, आप लोग चुनाव में उतर रहे हैं, तो आप लोग एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आएंगे तो कौन आएगा भाई? लोकतंत्र में कौन, आप सब लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो चर्चा आपकी नहीं होगी तो किसकी होगी? ठीक है, चुनावी मुद्दे बहुत सारे हो सकते हैं। मैं यही तो कल भी कह रहा था कि आप लाख कह लीजिए, कोई 7वीं फेल है, 9वीं फेल है, लेकिन भाई कोई चुनाव में शैक्षणिक योग्यता जरूरी है क्या? कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो है नहीं, फाइनली जनता ही चुनती है। इतने दिन लालू जी को चुनी तो लालू जी सत्ता में रहे, इतने दिन नीतीश कुमार को चुनी तो नीतीश कुमार सत्ता में रहे। अब अगर आपकी बात लोगों को पसंद आ रही है तो आप बहुत चर्चा में, और चर्चा में इसलिए है क्योंकि आपके मुद्दे पसंद आ रहे हैं। अब उस मुद्दे को जनता मोहर डाल के तब्दील कर देगी वोट में, तो आप विधानसभा में दिखाई पड़ेंगे। फिर चाह करके भी कोई आपको इग्नोर कर पाएगा क्या? भले ही आपको लाइक करे, डिसलाइक करे, पर इग्नोर कोई नहीं कर पाएगा। यह बात तो सच है ना, क्योंकि जनता वो फाइनल अदालत है। लालू जी को बहुत लोग पसंद नहीं करते थे, पर कोई इग्नोर कर सकता था क्या? क्योंकि उनके पास मैंडेट है। आज भी बिहार की पॉलिटिक्स लालू प्रसाद के इर्द गिर्द तो घूमती हुई दिखाई पड़ती है ना, लोग कितना भी कुछ कह लें, पर बड़ा पॉलिटिकल फोर्स तो वो है, इस बात से कौन इनकार कर सकता है? इसलिए मैं कह रहा हूं कि ठीक है, चुनाव से पहले आप लोग जितनी बातें कह लें, और हम पत्रकारों को कुछ भी कहना आपने ले लिया क्या, दे दिया क्या, फिर से क्लियर कर दूं, ना हम लेते हैं ना देते हैं। हम सवाल आपसे भी करेंगे, हम सवाल उनसे भी करेंगे, हम सवाल राहुल आनंद से भी करेंगे, और किसी को हम नाराज होने भी नहीं देंगे, क्योंकि सवाल पूछना ही हमारा काम है। हम सवाल ऐसा बिल्कुल नहीं पूछेंगे जो आपको खुश कर दे और लगे ये सवाल पूछने का काम नहीं चल रहा है बल्कि पीआर का काम कर रहा है। हम वाकई पीआर एजेंट नहीं हैं, और वो काम हम बिल्कुल करने नहीं जा रहे हैं। इसलिए बिहार की बात में अरुण यादव जी, आप मुस्कुराइए, आप टीवी 9 के प्लेटफॉर्म पर हैं। यहां बड़ी स्वच्छ पत्रकारिता होती है, यहां साफ साफ सवाल पूछा जाता है, और यह सिलसिला कभी टूटेगा नहीं। इसलिए आप जरूर मुस्कुराते हुए आइए और मुस्कुराते हुए जाइए। यह कतई गोदी मीडिया नहीं है, निश्चिंत होकर के जाइए। तो अरुण यादव जी, प्रवक्ता आरजेडी, आपका बहुत शुक्रिया, आप टीवी 9 के प्लेटफॉर्म पर आए। राहुल आनंद, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर खालिद अमीन, विवेक कुमार, जनसुराज प्रवक्ता, आपने अपने पक्ष को जोरदार तरीके से रखा। बिहार की बात में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए टीवी 9। धन्यवाद, नमस्कार।